Good evening, Pratyush. Fine, just waiting for everyone to join. Sakshi, good evening, Tushji. Students from Bihar might not be present due to Chhat. Would say lesser number of students will be there. We'll start class in 2 minutes. We'll wait for 2 minutes. So for semiconductor, we should read HCV और NCERT. बिल्कुल NCERT. सेमीकंडक्टर पोर्शन जो है आपका 12th क्लास में, उसको काफी हद तक चेंज किया गया है सिलेबस को, और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की जरूरत है, मात्र वो भी 4 से 5 पेज एनसीईआरटी में, हार्डली 5 पेजेस. सेमीकंडक्टर का सिलेबस बहुत हद तक रिड्यूस किया जा चुका है. इट्स नो लॉन्गर अ टफ टॉपिक. Yeah, well, it's 5:17, so most of the students have joined. Don't worry, Rohan. You will just will update. Will update. Semiconductor कोई should not be a worry for you. Hardly वो 3 lectures होंगे और खत्म हो जाएगा chapter. Maximum 3 lectures. Hello, sir. Just mute yourself. Okay. Okay. चलो क्लास स्टार्ट करते हैं. जो लेट आएंगे वो गुड इवनिंग निधि. सो जो लेट आएंगे वो रिकॉल मिस करेंगे सिर्फ, तब तक आ भी जाए. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. आज अगर बेसिक अगर आप देखते हो, लेक्चर इंडेक्स देखते हो आज की क्लास का, तो आज ये टॉपिक्स हम डील करेंगे. पहले रिकॉल कॉन्सेप्ट्स करेंगे, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. ये हमारे ब्रॉड टॉपिक्स होंगे और आज चैप्टर को खत्म करेंगे. ये देखने में बहुत सारी चीजें लग रही है, पर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. हार्डली हमें 1 घंटे लगेगा पूरे चैप्टर को खत्म करने में, आज पूरे चैप्टर को फिनिश करने में. तो टुडे वी कैन से इट इज द एंड क्लास, लास्ट क्लास है हमारा इस चैप्टर का. कैन डू रोहित, कैन डू रोहन, नॉट अ बिग इशू. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. तो पहले रिकॉल कर लेते हैं लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था. देखो, पोलराइजेशन लास्ट क्लास हमने पढ़ा था. एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. हमने पोलराइजेशन में पढ़ा था कि जो लाइट सोर्स से ओरिजिनेट होता है वो एक अनपोलराइज्ड लाइट होता है. अनपोलराइज्ड का मतलब, अनपोलराइज्ड का मतलब होता है कि लाइट एक डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करता है तो उसके ऑल पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सिलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऑक्सिलेट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं ऑल पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ऑक्सीलेट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल पहला देखो अनपोलराइज्ड लाइट है अपने पास। अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट में आप गौर से देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं आर वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन। बट अगर एक पोलराइज्ड लाइट को देखते हो, पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? पोलराइज्ड लाइट में हमने क्या किया कि वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में। तो अभी वाइब्रेशन कैसे हो रहा है? अभी वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, अंदर बाहर की डायरेक्शन में। दैट्स पोलराइज्ड लाइट। अगेन देखो, एक और देखो पोलराइज्ड लाइट, अगेन जो वाइब्रेशन हो रहा है वो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है। अगेन अगर लास्ट केस में भी देखो तो वाइब्रेशन सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है, यानी हमने वाइब्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। हमारे पास जो वाइब्रेशन थे वो सिर्फ एक पॉसिबल डायरेक्शन में अब बचे हैं हमारे पास। ठीक है, दिस फेनोमेनन इज टर्म्ड एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को कहते हैं इट इज द फेनोमेनन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन इन ओनली वन पॉसिबल डायरेक्शन। क्लियर है सबको? थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था। अब पोलराइजेशन जो हम करते थे उसका एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था। कई सारे एक्सपेरिमेंट थे, एक जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। हमने बताया था कि अनपोलराइज्ड लाइट को, हमने बताया था आपको कि अनपोलराइज्ड लाइट को हम एक पोलरॉइड से पास कराते हैं। पोलरॉइड, ये पोलरॉइड क्या करता है? एक ब्लेड के शेप का होता है जिसके बीच में एक थिन लाइनिंग होती है जो लाइट को अलाउ करता है पास होने के लिए। तो हमने क्या देखा कि अनपोलराइज्ड लाइट को अगर एक पोलरॉइड पे इंसिडेंट करते हैं तो जो लाइट वेव पास करता है उसमें वाइब्रेशन जो है वो ओनली वन पॉसिबल डायरेक्शन में ही पास कर रहा है, एक सिंगल डायरेक्शन में। एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी का क्या हुआ? क्या पूरी की पूरी इंटेंसिटी पास कर गई क्या? तो नहीं। आई इंटेंसिटी अगर इंसिडेंट है तो इसका ओनली हाफ पार्ट ऑफ इंटेंसिटी हैज पास थ्रू पोलरॉइड। पोलरॉइड से सिर्फ आधी इंटेंसिटी पास की और आधी इंटेंसिटी हैज बीन स्टॉप्ड बाय द पोलरॉइड। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव में का सेकंड एक्सपेरिमेंट। हमने बोला था कि जिस पोलरॉइड ने हमारा पोलराइजेशन किया है, एक काम करते हैं कि हम लोग उसी एक्सपेरिमेंट में उसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा रोटेट करने की वजह से? तो देखते हैं। हमारे पास मान लेते हैं कि ये पोलरॉइड है जिसमें अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी कितनी आई है। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि पोलरॉइड को रोटेट कर रहे हैं। तो जो पहला ऑब्जर्वेशन होता है, सबसे पहला कि इंटेंसिटी क्या है, I/2 ही रहेगा और रोटेट करने की वजह से इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई बात नहीं रोहन, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, और उसके बाद लास्ट में रेजोल्यूशन पढ़ाऊंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। खैर, अब मैं इंटेंसिटी तो मेरी चेंज नहीं होगी। अब मैं रोटेट कर रहा हूं, तो रोटेट करने की वजह से जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का। कि जिधर आप रोटेट करोगे उसी डायरेक्शन में लाइन ऑफ लाइट पास करेगा, वाइब्रेशन पास करेगा, और उसी डायरेक्शन में हमारा, बिल्कुल बिल्कुल रोहन, उसी डायरेक्शन में हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो दो चीजें होंगी। पहला जो चीज होगा कि वो इंटेंसिटी में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। सेकेंड जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन विल चेंज। क्लियर है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन विल चेंज। पहले स्ट्रेट जा रहा था वाइब्रेशन, अब वाइब्रेशन क्या हो गया? टिल्ट हो गया, जस्ट पैरेलल टू द पोलरॉइड। क्लियर है? लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। अब हमने समझ लिया कि पहले पोलरॉइड को रोटेट करने पे क्या होता है। अगेन लास्ट डायग्राम, थर्ड डायग्राम पे आते हैं। फिर से हमने अनपोलराइज्ड लाइट लिया, जस्ट वेट, अनपोलराइज्ड लाइट लिया। ठीक है, अगेन ये पोलराइज हो गया। जितना हमको पता उतना लिख लेना चाहिए पहले। ये पोलरॉइड है, इसको पोलराइजर भी कहते हैं। दो पोलरॉइड लगाते हैं तो पहले वाले को पोलराइजर कहते हैं। ये पोलराइज करने के लिए काम आता है। ठीक है,
पोलराइजर हमने लगा दिया, पोलराइजर लगा दिया, इंटेंसिटी आई था, ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट हो गया, आई नॉट हो गया, विच इज इक्वल टू आई बाई टू। क्लियर है, आई बाई टू। लास्ट हमने काफी क्वेश्चन भी किए थे। इसको हमने क्या किया कि एक अगले पोलराइड से पास कराया, एक अगले पोलराइड से पास कराया, अगले पोलराइड से पास कराया, और इसका नाम देते हैं, अगले पोलराइड का एनालाइजर नाम देते हैं, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, उसको पैरेलल रख दिया, हमने दोनों पोलराइड को क्या रख दिया, पैरेलल रख दिया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि पूरी की पूरी इंटेंसिटी जो हो जा रही है वो क्या हो जा रही है, पास कर जा रही है, पूरी की पूरी इंटेंसिटी। यानी हम दोनों पोलराइड को पैरेलल रखेंगे तो पूरा का पूरा इंटेंसिटी पास कर जाएगा। प्रखर, डेक्स्ट्रो एंड लेवो जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, बिल्कुल इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे डोंट गेट ऑन टू दिस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसकी बात कर रहे हो, यहाँ उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हाँ यूटिलाइज होता है। खैर, अपने लास्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम पहले की बात जानते हैं, अब हमने क्या देखा कि हमारे पास इंटेंसिटी है आई है, और ये इंटेंसिटी आई बाई टू हो जा रहा है, ठीक है। सर वो तो इस लाइट को तो यूज करते हैं जो था, पता नहीं अमृतुल्लाह, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या आपने लिखा है, ठीक है। तो हमने एनालाइजर को क्या किया, रोटेट करने की कोशिश की, हमने एनालाइजर को रोटेट किया। तो हमने जब एनालाइजर को रोटेट किया तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि जो इंटेंसिटी पास कर रहा है, पोलराइज इंटेंसिटी जो पास कर रहा है, वो इंटेंसिटी वेरी कर रहा था, वो इंटेंसिटी वेरी कर रहा था। अगर हमने जब एनालाइजर को रोटेट किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का चेंज कैसा था, तो जब जब आपका दोनों पैरेलल थे, जब पोलराइजर एंड एनालाइजर वर पैरेलल, polarizer and analyzer were parallel, and analyzer were parallel, दोनों पैरेलल थे हमारे पास। तो हमने देखा कि हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, आई डैश की जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली, और वो कितना था हमारा, वो आई नॉट के इक्वल था, यानी जो यहाँ पे इंसिडेंट है उसके इक्वल था, यानी पूरा का पूरा इंटेंसिटी पास कर गया। लास्ट केस में हमने देखा था। और जब पोलराइजर एंड एनालाइजर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पोलराइजर एंड एनालाइजर are perpendicular दोनों परपेंडिकुलर थे, उस वक्त हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलता है और कोई भी लाइट पास नहीं करेगा। यानी अगर पोलराइजर ऐसे लगा दिया और एनालाइजर कुछ ऐसे लगा दिया तो कोई भी लाइट पास नहीं करेगा और हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगा। अभी तक मैं रिपीट ही कर रहा हूँ लास्ट क्लास का, ठीक है, 15 मिनट जस्ट रिकॉल हो रहा है अभी भी, ठीक है। तो अब लास्ट लॉ आते हैं, मेलुज लॉ। अब मैं इसमें ज्यादा नहीं बात करूंगा। आपने सबने देखा था कि जो लाइट एनालाइजर के थ्रू पास करता है, यानी आई डैश, it was directly proportional to cos square theta, where cos theta is the angle between polarizer and analyzer. Clear है? तो I dash equals to I naught cos square theta. I naught cos square theta. I dash equals to I naught cos square theta. This is the formula of Malus law. क्लियर है? ये मैलुज लॉ का फॉर्मूला मैंने बताया था कि क्यों होता है, बिकॉज एम्पलीट्यूड ए है तो उसका सिर्फ ए कॉस थीटा पार्ट ही पास कर पाता है, और इसी की वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाता है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। क्या क्लियर है सबको? क्या है सबको क्लियर है कि इंटेंसिटी आई डैश विल बी इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा जीरो पुट करोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, यानी पैरेलल होगा तो आई डैश विल बी इक्वल्स टू आई नॉट। अगर थीटा 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एंड आई डैश विल बी 0। क्लियर है? ये लास्ट डे हम लोग पढ़े थे। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, किसी को भी कोई डाउट है इसमें पूछो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इफ एनी डाउट विद दिस पार्ट कोई पूछो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन पे, व्हिच इज वेरी इजी टॉपिक, नॉट अ बिग थिंग। एनी डाउट फ्रॉम दिस?
कैन पुट ऑन चैट। ओके प्रत्युष, चैट पे डाल सकते हो अगर कोई डाउट है तो। पंकज, ओके चलो बढ़िया। तो हम आज बढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन के लिए। मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है? तो जो पहला मेथड होता है पोलराइजेशन का, वो होता है बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के थ्रू। रिफ्लेक्शन के थ्रू कैसे होता है तो समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं। लाइट कैसा है? अनपोलराइज्ड लाइट। मैं एक एक करके सब कुछ लिखता चलता हूं फिगर पे। तो हमने क्या किया है, एक अनपोलराइज्ड लाइट लिया, अनपोलराइज्ड लाइट लिया, अनपोलराइज्ड लाइट लिया, और अनपोलराइज्ड लाइट को हमने क्या कर दिया, इंसिडेंट कर दिया एक सरफेस पे। सरफेस पे मान लेते हैं ये क्या है, मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है अपना, और ये अपना मीडियम 2 है नीचे में, मीडियम 2 है। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कह सकते हैं ये एयर है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये μ1 ले लीजिए इसका मीडियम, इसका μ2 ले लीजिए। क्लियर है? ठीक है। आज का ये निधि फर्स्ट स्लाइड है, अभी तक सिर्फ रिकॉल हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही निधि। अभी ये आज का ये पहला पार्ट है हमारा, ठीक है। तो बाय रिफ्लेक्शन हमने क्या किया, एक लाइट रे को इंसिडेंट किया, और इंसिडेंट किया एक मीडियम पे, सरफेस पे इंसिडेंट किया जो मीडियम को डिवाइड करता है, ठीक है। तो इस जो लाइट इंसिडेंट हुआ है उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। हमेशा लाइट में ही होता है। लाइट कोई भी एनर्जी भी इंसिडेंट करते हो ना, तो उस एनर्जी का भी कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट यानी रिफ्रैक्ट हो जाता है। क्लियर है? सेम चीज यहां पे भी होगा, सम पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट विल बी रिफ्रैक्टेड। तो हम क्या ले रहे हैं, मान अज्यूम कर लेते हैं कि ये मान लेते हैं कुछ आई है, आई है कोई भी एंगल। तो सबको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई इक्वल्स टू आर होता है, तो मान लेते हैं ये भी आई ही होगा। क्लियर है? ये भी क्या होगा, आई होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाली बात हो गई। नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, ये है आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सब कुछ ड्रॉ कर दिया हमने। तो मेरे पास दो रे हैं, एक है रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा है रिफ्रैक्टेड रे। दोनों के थ्रू लाइट जा रहा है, तो क्या ये पोलराइज्ड है? तो नहीं, ये पोलराइज नहीं होता है। हमने क्या देखा कि हल्का फुल्का वाइब्रेशन रिस्ट्रिक्ट हुआ है, बट अगर वाइब्रेशन एक से ज्यादा डायरेक्शन में है तो किसी भी हालत में उसको पार्शियली पोलराइज्ड कहो या सीधा सीधा उसको अनपोलराइज्ड लाइट कहो। हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। कई जगह इसको पार्शियली पोलराइज्ड भी लिखते हैं, बट इट हैज नो रेलेवेंस, कोई रेलेवेंस नहीं है उसका। पार्शियली मतलब अनरिजॉल्व, अनपोलराइज्ड। क्लियर है? और ये भी क्या है, मेरा अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? तो हमें रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों क्या मिले, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है। अगर एक स्टेटमेंट लिखना हो, ठीक है, लिख सकते हैं व्हेन अनपोलराइज्ड light ray, unpolarized light is incident on a surface, reflected and refracted light are partially polarized or unpolarized. क्लियर है? आर पार्शियली पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड। क्लियर है? सीधा सीधा अनपोलराइज्ड कहते हैं, इसमें इतना लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा होगा। ठीक है, सीधा सीधा अनपोलराइज्ड लाइट कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्लियर है यहां तक क्या, कि लाइट रे इंसिडेंट होगा, वो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे बहुत दो रेज होंगे, दोनों अनपोलराइज्ड लाइट है मेरे पास। ठीक है। अब क्या होगा, कैसे होगा, तो इसको आगे समझने के लिए हमने देखा कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको।
हमने क्या देखा कि एक हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को ना चेंज किया, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करके देखा, कई एंगल चेंज करके देखा। तो हमने क्या पाया कि एक ऐसा एंगल मिल रहा है जिस एंगल पे पोलराइजेशन का जो काम हो रहा है, यानी वाइब्रेशन का रिस्ट्रिक्शन का जो काम हो रहा है, वो मैक्सिमम हो रहा है। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो पोलराइजेशन हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है हमारा, ठीक है, हमारा पोलराइजेशन मैक्सिमम हो रहा है, और इस एंगल को हमने नाम दिया एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। मैं प्रीवियस स्लाइड को ओपन कर लूं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हमने देखा कि कई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमें कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिल रहा है, ठीक है, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। लास्ट वर्ड क्या, अनपोलराइज्ड, बिल्कुल अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जो मैं बताना चाहता था यहाँ पे कि एक एंगल है जहां पे मैक्सिमम पोलराइजेशन होता है, और आपके जो एनसीईआरटी में कह रहा है कि कंप्लीटली पोलराइज हो जाता है लाइट, ठीक है। वैसे कहते हैं मैक्सिमम पोलराइज लिखना बेटर वर्ड है, बट हाँ, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसपे रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाता है, एंड दैट एंगल इज सेड टू बी एंगल ऑफ पोलराइजेशन। क्लियर है? तो चलो कुछ तो पॉइंट आया कि कैसे होगा। तो हमारे पास हमें हमें जो हमने जो एक्सपेरिमेंटली मॉनिटर किया, ब्रूस्टर ने कहा, ब्रूस्टर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे 100% प्लेन पोलराइज लाइट हमको मिलेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट हमको मिलेगा, ठीक है। तो इस एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ पोलराइजेशन, आईपी, ठीक है। और ये क्या है अपना आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? पर ब्रूस्टर ने जो लॉ दिया उसके बारे में, उसमें ये भी बताया कि वो कौन सा एंगल है। तो ब्रूस्टर का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, when an unpolarized light of a certain wavelength is incident upon the surface of a transparent medium substance, यानी जब इंसिडेंट करेंगे, it experiences maximum plane polarization at an angle of incidence whose या मृदुल, an angle of incidence whose tangent is the whose tangent, यानी ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका टेंजेंट यानी tan ip जो होगा, tan ip is the refractive index of the substance, यानी tan ip equals to mu21, ये अपना mu1 है और ये क्या होगा mu2 है। तो tan ip equals to क्या हो जाना चाहिए, mu21। क्लियर है क्या? ये था हमारा ब्रूस्टर्स लॉ, ये क्या था हमारा ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर ने कहा कि tan ip equals to कितना हो जाएगा, mu21। क्लियर है? लास्ट में देख लो, ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन का डेफिनेशन क्या लिखा है, specific value of angle of incidence at which reflected light is completely polarized, सिंपल सा। उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल भी कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, बिकॉज प्रत्युष याद रखना कि टैन लेने का मकसद होता है कि हमेशा वो एक रेशियो देता है, ऐसा रेशियो देता है हमें, ठीक है, हमेशा एक रेशियो देता है हमको जो हमारे वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देता है। खैर नॉट रेलेवेंट हियर, यहाँ पे तो ये मैथमेटिकल वैल्यू है। अब हमारे पास आ गया tan ip इक्वल्स टू mu21। क्लियर है? ये मेरा ब्रूस्टर्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको याद रखना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो एक और लॉ काम कर रहा है। वो लॉ क्या है? क्या यहाँ पे स्नेल्स लॉ काम नहीं कर रहा है क्या? क्या यहाँ पे स्नेल्स लॉ भी काम करेगा क्या? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहेगा? साइन आई बाई साइन आर, साइन आई कितना है, आईपी बाई साइन आर। नहीं पंकज, सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हुआ है, गौर से देखिए फिगर में, ये ब्रूस्टर लॉ ने सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए बात किया है। बिल्कुल रोहन, काफी पूछा जाता है इससे। R इक्वल्स टू mu21, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू mu21। क्लियर है? साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू mu21, ये अपना स्नेल्स लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्लियर है? ये अपना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये अपना ब्रूस्टर्स लॉ है। क्लियर है? तो ये दो लॉ मेरे पास अवेलेबल है, इन दोनों का यूज करके हमें कुछ प्रूफ करने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखते हैं।
मेरे पास, अच्छा कोई बात नहीं, लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिखना है वो लिखो, एवरीवन राइट इट डाउन, जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखें। ब्रूस्टर्स लॉ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एंगल ऑफ पोलराइजेशन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैं इस ब्रूस्टर्स लॉ को ही थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, मैं अगले स्लाइड में जा ही नहीं रहा हूं। 10 आईपी है, ठीक है, 10 आईपी को क्या लिख सकते हो, साइन आईपी बाई कॉस आईपी, साइन बाई कॉस इक्वल्स टू म्यू टू 1। क्लियर है? ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। गौर से देखिए दोनों इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए। क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि साइन आईपी कॉमन है, म्यू टू 1 भी कॉमन है? तो सिर्फ फर्क क्या है, क्या सिर्फ फर्क इतना ही है क्या कि साइन आर इक्वल्स टू कॉस आईपी इज इक्वल टू कॉस आईपी। दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो यही आएगा क्या, साइन आर इक्वल्स टू कॉस आईपी। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो कैसा लिख सकता हूं, क्या साइन आर इक्वल्स टू, कॉस की जगह साइन लिख लेते हैं, 90 माइनस आईपी। क्लियर है? अब दोनों के एंगल को इक्वेट कर देते हैं तो क्या होगा, ऐसा कुछ। तो क्या ये R प्लस आईपी हो जाएगा क्या, इक्वल्स टू 90 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये, R प्लस आईपी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है इसका, इसको समझते हैं इस फिगर से। सब लोग इस फिगर को देखें स्लाइड में। हम ये जानते हैं कि ये आईपी है और ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल आर है, और इन दोनों का सम 90 डिग्री अगर होगा तो क्या इस पूरे का सम 180 अगर है, इन आईपी और आर का सम 90 होगा तो क्या इन दोनों के बीच का एंगल 90 नहीं हो जाएगा क्या? आप बताइए, क्या अगर आईपी और आर का सम 90 डिग्री है तो क्या रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा क्या? क्या रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का एंगल 90 होगा क्या? क्या हम लोग लिख सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं क्या कि रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे are perpendicular to each other, are perpendicular क्या ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं? सब लोगों से मैं पूछ रहा हूं, क्या ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं क्या कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। कभी कभी ये भी ब्रूस्टर लॉ का एक दूसरा फॉर्म भी बनता है। सिर्फ यही नहीं बनता है कि जब tan IP इक्वल्स टू म्यू टू 1 होगा तब एंगल ऑफ, तब अपना प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगा। एक और आता है कि जब रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, उस वक्त अपना रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगा हमको। क्लियर है? यानी एक ऑपोजिट तरीके से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है क्या? तो क्या एक सिंपल सा एक लॉजिक, एक सिंपल सा उसके लिए एक थ्योरी निकल के आती है हमारे पास कि कब वो हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगा। लेट्स गेट टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज Sir, आखिर please previous slide. ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रीवियस स्लाइड पे हूं अभी। ठीक है, तो मेरा जो अगला पॉइंट है कि आखिर ये पोलराइजेशन हो कैसे रहा है, इसका कैसा पोलराइजेशन का डायरेक्शन क्या है इसका। तो याद रखिएगा कि इसका जो पोलराइजेशन है इन अ प्लेन
या कह सकते हो इन प्लेन, एक सेकंड मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जिस प्लेन में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे रहेगा उसी प्लेन में ये वाइब्रेशन भी होगा। क्लियर है? जिस प्लेन में इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे होगा उसी प्लेन में हमारा प्लेन पोलराइज लाइट भी मिलेगा। क्लियर है? ये आपका एक तरीका हुआ पोलराइजेशन करने का। क्या है वो? रिफ्लेक्शन। प्रखर एजाज कि सर क्या सिर्फ एक पोलराइजिंग एंगल पे ही रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल प्रखर, सिर्फ एक ही एंगल होगा। इसलिए आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे देन वी कैन इजीली कंक्लूड, अच्छा तो इस एंगल पे मुझे प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगा। क्लियर है प्रखर? इज इट क्लियर प्रखर? क्या सबको बाई रिफ्लेक्शन क्लियर है? क्या सबको बाई रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट क्लियर है? Yes. Someone was saying something. Someone was saying that, put on chat ना, chat पे बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। I'm listening. Put on chat. If any doubt, put on chat. Otherwise, we'll move to our next part by scattering of light. थोड़ी सी डेरिवेशन लिखनी है, कोई बात नहीं, लिखो तो। I'm not running away. कोई बात नहीं, लिखो। Okay, Tushar, I will check. ठीक है, someone Tushar Tushti has written. Anyone who has to write, I'm giving you one minute more. आप लिख लो। ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा नहीं है। स्नेल्स लॉ एंड ब्रूस्टर्स लॉ, दो लॉ है इस चैप्टर में, दो ही लॉ है, मैल्यूज लॉ एंड ब्रूस्टर्स लॉ। क्लियर है तुषार शर्मा? ठीक है, मैं तुरंत स्लाइड अपलोड कर दूंगा वैसे। ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट मेथड। हम लोग अपने दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल रोहन, तो हम लोग दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, ये बड़ा ही रैंडम मेथड है, इसका एक्चुअली कहीं यूज होता नहीं, यूज वगैरह नहीं होता है कहीं भी, बट खैर देखते हैं। तो एक अनपोलराइज लाइट मान लेते हैं सन वगैरह से आ रहा है, ठीक है, और वो किसी पार्टिकल से पे इंसिडेंट होगा और वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट क्या हो जाएगा? स्कैटर हो जाएगा। हर पॉसिबल डायरेक्शन में मान लेते हैं ये ओ पॉइंट, तो ये बी के तरफ गया, ये सी के तरफ गया, ये डी के तरफ गया। क्लियर है? और ये क्या है? एओ है। ठीक है, तो एओ तो अनपोलराइज लाइट है। ठीक है, एओ जो है वो क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट है। लेकिन जो ओबी गया, स्कैटर किया, तो ओबी भी एक लाइट रे है, वो क्या है? वो भी एक अनपोलराइज लाइट है। ओसी, ओसी भी अनपोलराइज लाइट है। ओई, ओई भी क्या है? अनपोलराइज लाइट है। लेकिन एक ऐसा लाइट रे होगा जो कंप्लीटली पोलराइज लाइट स्कैटर्ड होगा। वो कौन सा लाइट होगा? तो हमारे इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर वाला लाइट रे, हमारे इंसिडेंट लाइट रे जो पॉइंट पे आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, उसके जो परपेंडिकुलर में लाइट रे हम देखेंगे, नीचे ऑब्जर्वर देखेगा, उसको वो प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगा। क्लियर है? उसको वो कंप्लीटली क्या होगा? प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगा इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट डायरेक्शन। इंसिडेंट डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में जो हमें लाइट मिलेगा वो क्या होगा? कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगा। ये याद रखने वाली चीज है, बस इतना ही इसका यूज, और कुछ नहीं। बिल्कुल रोहन, अपवर्ड डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, चारों तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगा।
स्टेटमेंट लिखा हुआ है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसेस लीनियरली polarized light in the plane perpendicular to incident light, in the plane perpendicular to incident light. क्लियर है? बिल्कुल रोहन, अपवर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है। क्या सबको ये बात क्लियर है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कुछ दम नहीं है, बहुत सिंपल चीज है ये। हर जगह प्रत्यूष सिर्फ परपेंडिकुलर होना चाहिए इंसिडेंट लाइट के, और ऑब्जर्वर को देखने वाला होना चाहिए उसको। तो क्या मिलेगा हमें? प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है, सबको क्लियर है? शुड वी गो अहेड? ये आपका पोलराइजेशन यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, पोलराइजेशन यहीं के साथ, इसी के साथ आपका पोलराइजेशन खत्म हो गया। हाँ प्रत्युष, क्लियर है? तो ये आपका खत्म हो गया पोलराइजेशन। अब हमने एक टॉपिक पहले छोड़ दिया था, वो है रिजोल्यूशन। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन खूब आते हैं। जेई वगैरह में स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमें जानना चाहिए, ये बोर्ड्स प्लस जेई सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस पे मात्र मैं 20 मिनट टाइम दूंगा और ये चैप्टर क्लियर हो जाने की उम्मीद है मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन। ठीक है, किसी का आवाज म्यूट रह गया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सब किसी का आवाज अनम्यूट नहीं है। तुषार सिंह लास्ट स्लाइड प्लीज। तुषार देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब लोग देख लो। then we'll go to our last topic of the chapter, that is resolution. हम resolution में एंटर करेंगे। तुषार लिख लो, बस एक ही लाइन है। ओके चलो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिजोल्यूशन पे। ये रिजोल्यूशन क्या है? ठीक है, रिजोल्यूशन को मैं समझने के पहले मैं एक बेसिक चीज पे जाना चाहता हूँ, इसका एक बेस बनाना चाहता हूँ रिजोल्यूशन का। ठीक है, रिजोल्यूशन को अगर आपको समझना है ना, सबसे पहले ये समझो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का जो लाइट रे आता है हमारे आईज पे इंसिडेंट होता है, कोई ऑब्जेक्ट से हमारे आईज पे लाइट रे इंसिडेंट होता है, तो हमारा लाइट रे भी क्या है? एक एपर्चर ही है। हमारा जो आई क्या है, आई भी हमारा आइरिस भी क्या है? एक एपर्चर ही है। लाइट रे से क्या होता है? एंटर करता है, और इसके एजेस से वो भी क्या होता है? डिफ्रैक्शन शो करता है। जैसे हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एजेस से क्या होता था? लाइट डिफ्रैक्ट होता था। उसी तरीके से हमारे आई से भी लाइट क्या होता है? डिफ्रैक्ट होता है। तो मान लीजिए कि मैं अगर एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं, मान लीजिए मैं एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं, तो हमारे आईज पे इमेज भी पॉइंटेड नहीं बनेगा। हमारे आईज पे या रेटिना पे जो इमेज बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा जो स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो आपको सेंटर पे दिख रहा है कुछ, आपको सेंटर पे दिख रहा है कुछ, एक सेकंड, आपको सेंटर पे कुछ दिख रहा है? ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद क्या मिलता है हमको? एक डार्क फ्रिंज मिलता है। फिर क्या मिल रहा है हमको? मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा है। फिर हमें डार्क मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है? सेकंड मैक्सिमा। फिर डार्क मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है? थर्ड मैक्सिमा। और धीरे धीरे मैक्सिमा जो मिल रहा है उसका इंटेंसिटी क्या हो रहा है? फेडेड हो जा रहा है, फेड होता जा रहा है। और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी क्या हो रही है? सेंटर वाले पोर्शन की है। क्लियर है? ये किसी का भी इमेज अगर हमारे आईज में बनता है तो वो कुछ इसी तरह का इमेज हमारे आईज में बनेगा। क्लियर है? यानी हमारे आईज में भी या हमारे रेटिना पे भी एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। इट विल नॉट प्रोड्यूस अ पॉइंटेड इमेज, बट रादर इट वुड प्रोड्यूस अ डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा लिखना भी चाहूंगा इस पॉइंट को। ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूं। इमेज फॉर्म्ड, image formed at retina of human eye at retina of human eye is not
is not a bright spot, but forms but a diffraction pattern is obtained. क्लियर है? बट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड। बहुत बेसिक सी बात मैंने बताई, और ये बेसिक सी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये असली रेटिना का फोटो प्रत्युष नहीं, असली रेटिना का फोटो नहीं, एक इमेज फॉर्मेशन का टेक्निक है जो हमारे आईज के अंदर बनने वाला है। ठीक है, तो ये होता है। अब ये हमने इमेज बना दिया। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये जो हमें इमेज मिला है, किसी ने बोला कि सर ऊपर इमेज फॉर्म्ड है, देख लो, इमेज फॉर्म्ड है retina of human eye is not a bright spot, but a diffraction pattern is obtained. Clear? But a diffraction pattern is obtained. ठीक है, लिख लो सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगला फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। टाइप्ड पैरा में लास्ट वर्ड पैटर्न है। मैंने वही चीज ऊपर में भी लिखा हुआ है। आपको दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को पढ़ो एक बार। मैंने गलती से लिख दिया, दोनों को पढ़ो, एक ही चीज लिखी गई है, बल्कि बेटर लिखा गया ऊपर में। ठीक है, किसी की आवाज अनम्यूट, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, अदरवाइज मैं म्यूट कर दे रहा हूं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो बताना चाहता था कि उसको डिफ्रैक्शन पैटर्न के तौर पे कैसे अज्यूम कर सकते हो आप। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के समझो कि जो बीच का जो ब्राइट स्पॉट है वो पूरा का पूरा ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। क्लियर है? पूरा का पूरा क्या है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपको रीजन मिल रहा है आपको, ये क्या है? फर्स्ट मैक्सिमा रीजन। क्लियर है? उसके बाद क्या मिल रहा है अपने को? सेकंड मैक्सिमा रीजन, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा। जैसे जैसे मैक्सिमा आगे जा रहे हैं वैसे वैसे उसका जो इंटेंसिटी है वो फेड होता जाएगा। तो डिफ्रैक्शन में हम जानते हैं कि इंटेंसिटी क्या हो जाता है? फेड हो जाता है। तो ये जो इंटेंसिटी का वेरिएशन देख रहे हो, यही होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ एन इमेज इन आवर ह्यूमन आई। हमारे ह्यूमन आई में देख लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन आई लेते हैं, ह्यूमन आई के अंदर भी कुछ इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न इंटेंसिटी के फॉर्म में हमें मिला हुआ है। ठीक है, जो इमेज तो भले वैसा दिख रहा है ऊपर वाला, लेकिन इंटेंसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? कुछ इस तरह का बनेगा। सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगले मैक्सिमम पे कम इंटेंसिटी, उसके बाद वाले पे और कम इंटेंसिटी। क्लियर है? ये है एक्चुअल में हमारा इमेज फॉर्म कर लेना। क्यों पढ़े हम लोग ये? ठीक है, ब्राइट ना बने, हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? हमें फर्क पड़ता है। और क्यों फर्क पड़ता है? जब हम एक साथ दो ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। एक ऑब्जेक्ट का देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर दो ऑब्जेक्ट को एक साथ देखते हो तो दोनों का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। दोनों का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा तो दोनों का डिफ्रैक्शन पैटर्न एक दूसरे पे सुपर इंपोज कर सकता है, और सुपर इंपोज करेगा तो इमेज क्लियरिटी होगी क्या? क्या दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो? क्या आप दो बॉडीज का डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर मिल रहा होगा तो आप दोनों बॉडी के बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो सेपरेटली? क्लियर है क्या? तो दो बॉडी को सेपरेटली हम देख पाने की कैपेसिटी को ही रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजॉल्व करना यानी किसी चीज को डिस्टिंक्टली देखना। क्लियर है? डिस्टिंक्टली देखने की कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन कहते हैं एनलार्ज साइज देखने को, रिजोल्यूशन कहते हैं दो चीजों को डिस्टिंक्टली देखने को। क्लियर है? अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं दो तीन डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ आपको दे दिए गए। डिफ्रैक्शन पैटर्न हमने दे दिया तो हमने क्या देखा कि सेंट्रल, पहला वाला क्या है? तीन तरह के इमेजेस बन सकते हैं। पहला वाला क्या है कि दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं कर रहा है। ठीक है,
एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, इसको कहते हैं फुल्ली रिजॉल्व। हम लोग क्या कहते हैं इसको? फुल्ली रिजॉल्व। ये इजिली हम दो बॉडीज को डिस्टिंक्टली देख सकते हैं। नहीं हम ये सेल डिवीजन माइटोसिस कुछ नहीं है सब प्रत्युष, इसके बारे में दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? बायोलॉजी बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अगर दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा अगर एक दूसरे के साथ अगर मिल रहा है तो उस केस को कहते हैं हम लोग जस्ट रिजॉल्व्ड। क्लियर है? और तीसरा कि दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा ही एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाए, इसको कहते हैं हम लोग अनरिजॉल्व्ड। आप मुझे खुद बताओ, क्या अनरिजॉल्व्ड वाले में आप दोनों बॉडी को डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्या? कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू बॉडीज? Can you distinguish between two bodies in unresolved state? नहीं कर सकते। यानी उस केस में दो बॉडी को डिस्टिंक्टली देखना इम्पॉसिबल है। जस्ट रिजॉल्व में देख सकते हैं, वी कैन सी डिस्टिंक्टली। फुल्ली रिजॉल्व में हम इजिली देख सकते हैं दो बॉडीज को सेपरेटली। क्लियर है? यही होता है टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। दो ऑब्जेक्ट्स, क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स को अगर आप दूर से देख रहे हो तो यही तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज दिखें, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखें, या तीसरा दोनों क्या करें? ऑलमोस्ट क्लोज हो। ठीक है? तीन स्टेट है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन में तीन टाइप्स होते हैं। फुल्ली, बिल्कुल फुल्ली, जस्ट एंड अनरिजॉल्व। तीन चीजें हमने बात की। फुल्ली रिजॉल्व का मतलब गौर से देखो। फुल्ली रिजॉल्व का देखो कि दोनों का जो सेंट्रल स्पॉट है वो बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेटेड है। ठीक है? इन दोनों का अगर मिनिमा मिल भी रहा है, इन दोनों का पैटर्न मिल भी रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम दोनों बॉडी को इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों डिस्टिंक्टली देख सकते हैं। ठीक है? दोनों तुषार, दोनों ब्लर दिखेगा। दोनों के बीच हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन सा कौन है। क्लियर है? क्या ये फुल्ली रिजॉल्व समझ में आया क्या? दो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स हैं, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बॉडी ए का है और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बॉडी बी का है। अगर इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा तो उसको कहेंगे हम लोग फुल्ली रिजॉल्व्ड। क्लियर है क्या? रोहन, नोट नहीं करना, बस शॉर्ट में एटलीस्ट डायग्राम बनाने आना चाहिए आपको। रोहन, इसको डायग्राम थोड़ा बनाने आना चाहिए। ये समझने वाला टॉपिक भी बहुत है। ठीक है? ये समझने वाला टॉपिक भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? फुल्ली रिजॉल्व्ड हो गया। ठीक है? दोनों को हम इजिली डिस्टिंक्टली देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत जरूरी है ये टॉपिक। ठीक है? क्योंकि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पे भी हम आएंगे अभी। अब आते हैं जस्ट रिजॉल्व में। जस्ट रिजॉल्व क्या है? गौर से देखिए। तो इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है? याद रखिएगा, जस्ट रिजल्ट किसको कहते हैं? अगर फर्स्ट का, थोड़ा हमने डायग्राम यहाँ पे सही नहीं बनाया है, मैं आपको ऐसे बनाता हूं। कुछ डायग्राम क्या होता है ऐसा। ठीक है? ये अगर मुझे मुझे अगर कोई कहे कि यानी दोनों का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो क्या हो? पहले वाले का सेंट्रल मिनिमा पहले वाले का मिनिमा दूसरे वाले के मिनिमा के साथ सुपर इम्पोज कर रहा है, और दैट इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं, जस्ट रिजॉल्व्ड। क्लियर है? जो फिगर भी हमने देखा था, हमने फिगर में कुछ ऐसा ही देखा था। ये क्या है? दोनों जस्ट रिजॉल्व्ड है। ये दोनों को अभी भी आप डिस्टिंक्टली यानी अलग अलग दोनों को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है? ये जस्ट रिजॉल्व्ड है। ठीक है? ऊपर वाला फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, ये जस्ट इन टच, बिल्कुल सही। तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अनरिजॉल्व। गौर से देखिए, इसका क्या होगा? अगेन ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको कुछ फिगर को कुछ ऐसे बनाना होगा। ठीक है? फिगर को मैं बना देता हूँ। फिगर कुछ ऐसा होगा। इस तरह के केस में क्या होगा? दोनों बॉडी क्या हो जाएगी? दोनों बॉडी मेरी अनरिजॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? अनरिजॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? दोनों बॉडी एक दूसरे पे क्या करेगा? सुपर इम्पोज कर जाएगा। क्या सबको इतना क्लियर है? क्या सबको जस्ट रिजॉल्व, अनरिजॉल्व और फुल्ली रिजॉल्व में क्लियर है क्या?
ठीक है, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल्ली रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व एंड अनरिजॉल्व में, ठीक है। यानी हम अगर अपने आईज से अगर किसी को अनरिजॉल्व स्टेट में देख रहेंगे तो हम उन दोनों बॉडीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कौन बॉडी है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करते हुए दिखेगा हमको इमेज, है तो नहीं एक्चुअल में, एक्चुअली दोनों दूर दूर है, लेकिन हमारे आईज में इमेज कैसा बन रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज किया हुआ मिल रहा है। क्लियर है? जस्ट रिजॉल्व इसी, जस्ट रिजॉल्व हम देख सकते हैं, ठीक है। फुली रिजॉल्व क्या होगा हमारा, बिल्कुल ही डिस्टिंग्विश करके डिस्टिंक्ट में दिखेगा। चलो अब आते हैं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप भी, अब हम जैसे हमारा आई एक डिवाइस है वैसे टेलीस्कोप भी एक डिवाइस है, और टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं, दूर की चीजों को क्लोजली, दूर की चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हम कोई दूर की चीज को देख रहे हैं, मान लेते हैं कि दो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, एक ऐसे और कुछ एक ऐसे, और मान लीजिए कि हमारे आईज पे अगर इनका जो इमेज बन रहा है वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर जाएगा, तो क्या हम उन दोनों को क्लियरली देख पाएंगे क्या? आप मुझे बताओ, अगर हमारे आईज पे दोनों का इमेज क्लियरली अगर एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेगा तो क्या हम उनको डिस्टिंक्टली देख पाएंगे? डिस्टिंक्टली मतलब, डिस्टिंक्टली का मतलब होता है अलग अलग देख पाएंगे क्या? नहीं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि हम ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं जहां पे मिनिमम एंगल देखते हैं, दोनों बॉडी के बीच मिनिमम एंगुलर सेपरेशन देखते हैं, जिस एंगुलर सेपरेशन पे हम लोग उसको जस्ट रिजॉल्व स्टेट में देख सकते हैं। जस्ट रिजॉल्व, हमें क्या दिखना चाहिए, हमें जस्ट रिजॉल्व स्टेट, जस्ट रिजॉल्व स्टेट, जस्ट, उससे ज्यादा दूर रहेगा तो हम देख ही लेंगे, जस्ट रिजॉल्व स्टेट में देख सकते हैं, ठीक है। दैट एंगल इज कॉल्ड मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, दैट एंगल इज कॉल्ड मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, और उसका फॉर्मूला होता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। डी क्या होता है, डी होता है टेलीस्कोप जो हमारा है उसका एपर्चर, डी क्या होता है, एपर्चर, एपर्चर या कह सकते हैं डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप कह सकते हैं एपर्चर, एपर्चर ऑफ टेलीस्कोप, कह सकते हो ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मेरे पास दो चीजें, एक है लैम्डा, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और स्मॉल डी क्या है, एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये मिनिमम, ये लिमिटिंग केस है। एक क्वेश्चन पूछा है प्रत्युष ने, मतलब सर जस्ट रिजॉल्व स्टेट इज द लिमिटिंग केस ऑफ फुली रिजॉल्व एंड अनरिजॉल्व, बिल्कुल सही है, ठीक है। तुषार ने कहा है प्रीवियस स्लाइड, तुषार प्रीवियस स्लाइड में कुछ है नहीं, क्या देखना चाहते हो? प्रीवियस स्लाइड में कुछ भी नहीं है अभी, तो वो तो फिर से फिगर बनाया था, ठीक है। तो अब मैं आता हूं अपने फिर से पार्ट पे, टेलीस्कोप पार्ट पे आता हूं। ये बहुत सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इस टॉपिक का, वही बता रहा हूं अभी, ठीक है। वो ड्राइंग लास्ट में दिखा दूंगा अगर होगा तो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं कि टेलीस्कोप का भी एक मिनिमम लिमिट होता है कि इतना बिना, अगर इस एंगुलर सेपरेशन से अगर कम आएगा, अगर दो बॉडी के बीच होगा, तो हम उसको अलग अलग नहीं देख पाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा आप बाहर आसमान में कि दो स्टार्स जो होते हैं वो आपको एक के ऊपर एक दिखता है, आपको यानी मर्ज कर रहा होता है, आपके आईज को दिखता है। तो आपके आईज की वो पावर नहीं है, रिजॉल्विंग पावर, कि आप उनको डिस्टिंक्टली देख सकते हो। तो टेलीस्कोप भी एक डिवाइस है, टेलीस्कोप में भी एक पावर होता है कि इतने से कम एंगुलर सेपरेशन में अगर दोनों बॉडीज होंगे तो हम उनको डिस्टिंक्टली नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर इतना एंगुलर सेपरेशन, मिनिमम एंगुलर सेपरेशन रहेगा तो हम उनको जस्ट रिजॉल्व तो कर ही सकते हैं कम से कम, ठीक है। तो अगर सिंपल कह सकते हो, इट इज द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन टू फॉर्म जस्ट रिजॉल्व इमेज ऑन द आई, ऑन द टेलीस्कोप। क्लियर है? तो रिजॉल्विंग है, ये आ गया हमारा डेल्टा थीटा इक्वल्स टू आ गया 1.22 लैम्डा बाई डी। अगला टॉपिक आता है रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर की अगर बात करो, ये कुछ भी नहीं होता है, रिजॉल्विंग पावर इक्वल्स टू 1 बाई मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, 1 बाई मिनिमम
एंगुलर सेपरेशन। वन बाई मिनिमम एंगुलर सेपरेशन। क्लियर है? वन बाई मिनिमम एंगुलर सेपरेशन कितना होगा? d बाई 1.22 लैम्डा। याद रखिएगा रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो क्या होता है? d बाई 1.22 लैम्डा। किसी भी टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है d बाई 1.22 लैम्डा। याद रखिएगा, याद रखिए इसमें कि अगर आपका एपर्चर का साइज बड़ा होगा तो रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा होगा। ठीक है? अगर एपर्चर का साइज यानी लार्जर द एपर्चर साइज, लार्जर द साइज ऑफ एपर्चर, या सिंपल कह सकते हैं, साइज ऑफ एपर्चर कहना ठीक नहीं है, लार्जर द एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एपर्चर of objective lens, higher the resolving power, resolving power। फिर से मैं बता दूं, अगर फिर से मैं बता दूं कि याद रखिएगा एक टेलीस्कोप के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है उसका मैग्नीफाइंग पावर, वो हमने देख लिया है, और दूसरा होता है उसका रिजॉल्विंग पावर। ठीक है? हर डिवाइस के दोनों पार्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। रिजॉल्विंग पावर याद रखना फॉर्मूला है d बाई 1.22 लैम्डा, जिसका डी अपर्चर का साइज बड़ा होता है। इवन 10 मीटर के अपर्चर के भी हमारे पास टेलीस्कोप मौजूद है। ऐसे टेलीस्कोप भी हमारे पास मौजूद हैं जिनका डी जो है वो 10 मीटर के आसपास है अपर्चर साइज। ठीक है? तो इन सब इस तरह के टेलीस्कोप का यूज करते हैं। ज्यादा अगर अपर्चर साइज रहेगा तो ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा, ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा तो और कम एंगल पे भी उसको हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है? सिंपल सी बात है। और कम एंगुलर सेपरेशन पे भी हम उसको देख सकते हैं। क्या ये पूरा पॉइंट क्लियर है टेलीस्कोप का? क्या ये टेलीस्कोप का पूरा पॉइंट क्लियर है कि एक मिनिमम एंगुलर सेपरेशन दो बॉडी के बीच में होता है, जिससे कम अगर होगा तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं भगवान। हम उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली नहीं देख सकते हैं। द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज फॉर विच जस्ट रिजॉल्व्ड इमेज कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर जस्ट उल्टा होता है, 1 बाई मिनिमम एंगुलर सेपरेशन। ठीक है, जितना ज्यादा एंगुलर सेपरेशन है किसी टेलीस्कोप का, मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, उतना ही खराब टेलीस्कोप है। जितना कम मिनिमम एंगुलर सेपरेशन है उतना ही बेहतर टेलीस्कोप है और रिजॉल्विंग पावर है उसका। आई डोंट नो प्रत्युष अबाउट दैट। क्या सबको टेलीस्कोप क्लियर है क्या? हमने हमने मैग्नीफाइंग पावर पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में, रिजॉल्विंग पावर यहां पढ़ लिया हमने। रोहन लिख लिया क्या? ठीक है, चलो बढ़िया। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप में क्या होता है? तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, टू फॉर्म ए लार्ज इमेज। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सबका देख चुके हैं हम लोग। हम बात करने वाले हैं उनके बीच का उनका रिजॉल्विंग पावर का। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में जनरली जब देखते हैं तो हमें देखने का तरीका हमारे पास बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, पहले ये एंगुलर सेपरेशन नहीं है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पहले ये एंगुलर सेपरेशन नहीं है, ये लीनियर सेपरेशन है। ठीक है, मान लीजिए दो छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लेते हैं दो छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और उनके बीच मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस कितना है, डेल्टा डी। ठीक है, और मान लेते हैं कि उसका हम इमेज बनाना चाहते हैं अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, माइक्रोस्कोप है, इसके थ्रू इमेज बनाना चाहते हैं।
ठीक है, जो इमेज बनेगा तो मिनिमम लीनियर सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स फॉर विच जस्ट रिजॉल्व्ड इमेज कैन बी फॉर्म्ड। मिनिमम सेपरेशन क्या है, वो डेल्टा टी है, जिस पर जस्ट रिजॉल्व्ड इमेज बन जाएगा। उससे ज्यादा डिस्टेंस रखोगे बड़े आराम से बन जाएगा, कम रखोगे तो जस्ट रिजॉल्व से नीचे यानी अनरिजॉल्व्ड इमेज बनेगा। क्लियर है? तो हमें अगर दो बॉडी को देखना है तो हम क्या देखना चाहते हैं, डेल्टा डी हमने निकाला कितना होगा, लैम्डा बाई 2n sin थीटा। n बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? तो हमारे पास डेल्टा डी इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा बाई 2n sin थीटा। थीटा इज ऑब्वियसली एंगल फॉर्म्ड बाय द एट द आई, एंगल फॉर्म्ड बाय द टू पार्टिकल्स एट द ह्यूमन आई। क्लियर है? थीटा। तो ये आपका डेल्टा डी इक्वल्स हो गया लैम्डा बाई 2n sin थीटा। जितना कम स्मॉल डी की वैल्यू होगी उतना ही अच्छा डिवाइस होगा, उतना ही रिजॉल्व कर आसानी से कर पाएगा वो। ठीक है, तो अगला आता है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या कितना होता है, 1 बाई मिनिमम linear distance, minimum linear distance, minimum linear distance, that is equal to 1 by delta d equals to 2n sin theta by lambda। क्लियर है क्या, 2n sin theta by lambda। क्लियर है? ये है अपना रिजॉल्विंग पावर। गौर से देखिएगा, माइक्रोस्कोप जिन्होंने भी यूज किया है उनको एक बात देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप से कोई क्लोजली चीज को देखने के लिए कुछ लिक्विड डाल देते हैं, उसमें कुछ लिक्विड डाल देते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है ग्लिसरीन, ऑयल, कुछ इस तरह की चीजें डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? इसलिए डाल देते हैं ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर जाए। ताकि क्या हो जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन व्हाट, एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर है? ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला आ गया, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला आ गया 2n sin थीटा बाय लैम्डा। क्लियर है? तो जितना ज्यादा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करेंगे उतना ही ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा। क्लियर है? क्या सबको माइक्रोस्कोप का क्लियर हुआ क्या, रिजॉल्विंग पावर? फॉर्मूला याद रखना है बस खाली। ठीक है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों का रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला बस याद रखना है। बाकी ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। अभी क्या कोई डाउट है माइक्रोस्कोप में तो पूछ सकते हो, अदरवाइज चैप्टर इज ओवर। हमारा हमारा ये वेव ऑप्टिक्स पूरी तरीके से खत्म हो गया, कोई टॉपिक इसमें नहीं बचा हुआ है अभी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से मॉडर्न फिजिक्स डायरेक्टली शुरू करेंगे, तो वी मस्ट एंटर इनटू मॉडर्न, और बीच बीच में क्वेश्चंस कराते रहेंगे। ठीक है, इफ हैव रिटन देन यू कैन लीव द क्लास फॉर टुडे। आज मैं आपका लेक्चर तुरंत अपलोड कर देता हूं। हर रोज जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देता हूं, बट विल कीप नेक्स्ट संडे। संडे को रखता हूं, एक्स्ट्रा क्लास लो थोड़ा, रेगुलर क्लास डिस्टर्ब मत करो। या तो शायद क्लासेस ओवर, या राघव क्लासेस ओवर। हर वन इसके लिए नीट का मैंने करा भी दिया, जेई नीट का आज ही हुआ है। मैं आप लोग के लिए अलग से जेई का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करा दूंगा। बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, बड़े घटिया लेवल के क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है तुषार, हाँ क्लास खत्म हो गई है तुषार, यू कैन लीव। प्रत्युष कुछ ऐसा रखो जिससे क्लियरिटी हो, विजिबल तो। तुम ब्लड रख दोगे अगर उसके जगह तो दिखेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट। नहीं तो नेक्स्ट संडे को,
विल हैव नेक्स्ट संडे, अभी प्लान नहीं हो पाया, सब लोग आ नहीं पाएंगे और काफी बिहार के स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है, जो इस क्लास में नहीं आ पाए हैं। तो उनके लिए दिक्कत है अभी बिहार स्टूडेंट्स के लिए, दे आर सेलिब्रेटिंग छठ। नेक्स्ट वीक संडे को हम रख देंगे, ठीक है, चलो ओके ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे, विल मीट नेक्स्ट वीक, मंडे को मिलते हैं और मॉडर्न फिजिक्स शुरू करते हैं। ओके बाय बाय। सर प्लीज नोट्स अपलोड कर देना आज ही। जस्ट नहीं, नोट सारे अपलोडेड है, अभी 5 मिनट अपलोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।